नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। रविवार का दिन, घड़ी में बजे 11:15 और समय हो गया है इकोनॉमिकम का। ताजा संस्करण के साथ मैं और मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी हाजिर हैं इकोनॉमिकम लेकर। सर, बहुत स्वागत है आपका। अगले इकोनॉमिकम पे बात शुरू हो उससे पहले आप लोगों का बहुत सारा आभार। आप लोगों ने इस बार के इकोनॉमिकम को जो प्यार दिया वो अभूतपूर्व था। इतना ज़्यादा व्यूज़ आए, इतने सारे कमेंट्स आए, लोगों ने तमाम तरीके के सवाल अदानी समूह से जुड़े पूछे और सवाल पूछे। उन सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन सर इस अभूतपूर्व प्यार पर कोई टिप्पणी आपकी? बहुत बहुत आभार आप सारे लोगों का। अडानी समूह को लेकर जिस तरीके के सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं, खासतौर से निवेशकों के मस्तिष्क में, क्योंकि जब बाजार में लगातार निरंतर गिरावट होती है तो एक किस्म का वेल्थ डिस्ट्रक्शन होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि इसके कारण क्या है। आपकी जो प्रतिक्रिया मिली, आपका जो प्रोत्साहन मिला, उस सबके लिए आभार। और लगातार हम इकोनॉमिकम में ही नहीं, मनी सेंट्रल में पिछले कई दिनों से नियमित रूप से अडानी समूह से जुड़ी हुई सारी खबरों को की पड़ताल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और अब हम इस बार के इकोनॉमिकम में कुछ दूसरी चीज़ पर, किसी नई चीज़ पर चर्चा करेंगे। वो भी आपके दिमाग में टॉप पर है, लेकिन आपके टॉप ऑफ द माइंड है, लेकिन शायद आप उसे दूसरे संदर्भ में समझना चाहते होंगे। और उन संदर्भों के साथ हम आज का इकोनॉमिकम लेकर आपके साथ मौजूद हैं। इकोनॉमिकम के अगर आप नियमित दर्शक हैं तो इकोनॉमिकम की खासियत अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे कि इकोनॉमिकम ऐसी बात बताता है जो आने वाले समय में घटने वाली होगी। पिछले इकोनॉमिकम में मैंने जिक्र किया था, मनी सेंट्रल में मैंने जिक्र किया था कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जैसी सेवाएं पैसा लेने लगेंगी। ये बात आपको इकोनॉमिकम ने 1 साल पहले बताई। आज भी इस इकोनॉमिकम में मैं आपको, अंशुमान जी, आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसकी झलक, जिसको जमीन पर उतरते आप कम से कम 1 साल बाद, 6 महीने बाद देखेंगे। जो हम आज बोलेंगे इसके दर्शन आपको शायद 1 साल बाद होंगे। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो मुद्दा है चैट जीपीटी का। अगर आप इंटरनेट की दुनिया से परिचित हैं, अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप में, मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं और कंजम्पशन करते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट का करें, चाहे वो न्यूज़ का करें, चाहे वो किसी और कंटेंट का करें, तो आपने चैट जीपीटी की खनक, धमक, ध्वनि अब तक सुन ली होगी। लेकिन ये है क्या? हम आपको ये बिल्कुल नहीं बताएंगे ये काम कैसे करेगा, क्योंकि ये तो आप जानते होंगे, समझते होंगे, बहुत सारे वीडियोस आप पे अब तक आ गए होंगे। जीटीपी की दुनिया की कोई ऐसी तस्वीर आपको बताएंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या बताएंगे, इस पर चर्चा करें। उससे पहले आपको बता दूं कि आज शो में क्या क्या खास होगा। आज सबसे पहले अर्थात पे चर्चा, विषय चैट जीपीटी। उसके बाद आपके सवाल, अंशुमान जी के जवाब। इनकम की बात बहुत जरूरी है, इस बार ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो भी शेयर बाजार से जुड़ी हुई है। इसके बाद आपको बताएंगे किस्सों के सिक्के की झलक कि इस बार किस्सों के सिक्के में क्या लिखा है। किस्सों का सिक्का भी इस बार जो अंशुमान जी ने लिखा था हेज फंड पे, वो भी बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा आपका प्यार, बहुत अच्छा रिस्पांस उस पर भी मिला, हेज फंड से जुड़ा था। इस बार किस्सों का सिक्का किस पर है, इस पर चर्चा करेंगे। और चलते चलते अंशुमान जी बताएंगे एक खास वेब सीरीज आपको जो उन्होंने हाल में देखी और वो चाहते हैं कि आप लोग भी देखिए। काफी अच्छी वेब सीरीज है। अब चर्चा आज के अर्थात पर। चैट जीडीपी की दुनिया आखिर कैसी होगी, उसके बाद व्यवसाय कैसे बदलेंगे, रोजगार की दुनिया कैसे बदलेगी, चैट जीटीपी के आने के बाद ऐसा क्या होगा जो अब तक तकनीक की दुनिया में नहीं हुआ, ये सब कुछ आज हम इस चर्चा में, इस इकोनॉमिकम में समझेंगे। सर, शुरुआत तो पहला सवाल तो यही कि चैट जीपीटी पर हम आए कहां से, ये कहानी शुरू कहां से हुई तकनीक की, कंप्यूटर की, जहां आज हम आकर खड़े हो गए। चैट जीपीटी पर चर्चा के लिए हमने इस विषय को शुभम इस बार इसलिए चुना क्योंकि चैट जीपीटी के मनोरंजक पहलुओं को लेकर, सोशल नेटवर्क पर चर्चा को लेकर, इंस्टाग्राम फॉलो करने वाले लोगों के पास एआई के चमत्कारिक प्रयोगों को लेकर, फिल्म एडिट करने, वीडियो एडिट करने, प्रेजेंटेशन बना लेने, बिजनेस नोट्स बनाने जैसे असंख्य सूचनाएं और असंख्य जानकारियां आपके पास पहुंच चुकी हैं। पर चमत्कारों, मनोरंजन के बियॉन्ड तकनीक की दुनिया काफ़ी पेचीदा, जटिल और आर्थिक रूप से कई तरीके के फैसले असर करने वाली होती है। पर हम इसकी शुरुआत आपको एक कहानी से करते हैं और जो परिदृश्य है उस परिदृश्य के बीच में ले जाना चाहते हैं जहां से आप समझ सकें। ये 1997 की मई की बात है। चेस की जो मशहूर मैगजीन थी उस दौरान, इनसाइडर चेस, उसके कवर पर एक बड़ी हेडलाइन छपी जिस हेडलाइन में इंग्लिश में लिखा था आर्मेगेडोन, यानी महाप्रलय हो गई है दुनिया में। IBM का सुपर कंप्यूटर था डीप ब्लू, जिसने शतरंज के उस वक्त के और शायद हमेशा के वक्त के महान ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव को 6 दौर के मुकाबले के बाद हरा दिया था डीप ब्लू ने। और इनसाइड चेस ने अपने कवर पर इसे महाप्रलय के तौर पर हेडलाइन के साथ छापा था।
कास्परोव ने 1985 में अपनी पहली चेस या शतरंज की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और उसके बाद अगले एक दशक तक कास्परोव ने कोई मैच तक नहीं हारा और ये माना जाता था कि कास्परोव दुनिया में मानसिक क्षमताओं की, तर्क की क्षमताओं की किंवदंती बन गए हैं, क्योंकि वो एक लेजेंड हो गए थे, क्योंकि चेस लेफ्ट ब्रेन का खेल है और लेफ्ट ब्रेन से जो पैटर्न्स बनते हैं, जो एनालिसिस बनती है, जो तर्क बनती है, कास्परोव को हराना असंभव सा महसूस हो रहा था। उस वक्त के लोग मानते थे कि वो सुपर ह्यूमन है, कास्परोव सुपर ह्यूमन है, क्योंकि शतरंज को जिस तरह से वो खेलते हैं कोई उनको हरा नहीं सकता। कंप्यूटर ने कास्परोव को हरा दिया। दुनिया के महाबली को, मस्तिष्क के महाबली को एक कंप्यूटर ने, IBM के कंप्यूटर ने हरा दिया 6 दौर के मुकाबले के बाद आवाज़ उठने लगी कि कास्परोव तो बदला लेंगे और कास्परोव को बदला लेना चाहिए कंप्यूटर से। मशीन ने कंप्यूटर को कैसे हरा दिया, बदले की तैयारी शुरू हो गई। अगला मुकाबला हुआ एक दूसरे कंप्यूटर के साथ जिसका नाम था डीप जूनियर। जो शतरंज में दिलचस्पी रखते हैं, जो शतरंज के खेल को करीब से फॉलो करते हैं, उनको इन मुकाबलों के बारे में पता होगा, लेकिन ये थोड़ी पुरानी बात है, इसलिए इसे याद करने से हमें उस दौर के बारे में, उस घटनाक्रम के बारे में सूत्र मिलते हैं जिसमें हम अब पहुँच रहे हैं। अगला मुकाबला हुआ दूसरा जो कंप्यूटर था डीप जूनियर के साथ। कहा जाता था कि कास्परोव ये कहते थे कि अगर चेस के बोर्ड पर बैठ जाएं तो वो हर सेकंड में 3 चालें सोच सकते हैं, 3 तरीके के मूव्स हर सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सामने वाला यदि 3 तरीके के मूव सोच रहा होगा तो कास्परोव उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं 64 बोर्ड के चेस बोर्ड के ऊपर। डीप जूनियर 1 सेकंड में 20 से 30 लाख मूव्स कैलकुलेट करता था, जिससे दूसरा मुकाबला हुआ जब वो डीप ब्लू से हार गए। 6 दौर का इस सनसनीखेज मुकाबला करीब 6-7 महीने चला और अगस्त में जाकर ख़त्म हुआ। 6 दौर का मुकाबला था, अलग अलग जगह हुआ। इस मुकाबले में कास्परोव और डीप जूनियर बराबरी पर छूटे। ये ड्रॉ हुआ और डीप जूनियर जीता और कास्परोव जीते। ये किस्सा इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन ये किस्सा इतिहास में इस तरह से दर्ज केवल नहीं हुआ कि कास्परोव और कंप्यूटर का मुकाबला हुआ जिसमें कंप्यूटर ने कास्परोव को रोक दिया या बाद में कंप्यूटर से कास्परोव ने अपनी मानसिक क्षमता से टक्कर ली, क्योंकि यहाँ से मनुष्य के मस्तिष्क जैसा काम करने वाले कंप्यूटर को बनाने की तकनीक की पहली शुरुआत हुई थी। कई मशीनें आई, कई तकनीकें बनी, इंटरनेट की दुनिया बहुत आगे तक आ गई। मशीनों के पहले दौर में, मशीनीकरण के पहले दौर में, ऑटोमेशन के पहले दौर में मशीनों ने मनुष्य के श्रम का विकल्प दिया था। जो काम शारीरिक श्रम से किया जाता था वो काम मशीनों के जरिए किया जाने लगा। जो मानवीय दक्षताएं थीं उनका मशीनीकरण हुआ। कपड़े हाथ से बनते थे, फिर मशीनों पर बनने लगे। स्टील हाथ से पिघलाई जाती थी, फिर वो फर्नेस में पिघलाई जाने लगी। बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, फिर वो मशीनों पर बनाए जाने लगे। दूसरे चरण में आए कंप्यूटर और ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम समझ में समझने के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव कहाँ से शुरू होता और क्यों ये बदलाव इतना चुनौतीपूर्ण दिखता है इस समय, उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जब कंप्यूटर और ऑटोमेशन आया शुभम, तो जो काम एक पैटर्न के तहत किया जाता था वो काम मशीनें करने लगी। पैटर्न के तहत ही उसी सॉफ्टवेयर एक पैटर्न के तहत काम करते हैं। आप जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, एक पैटर्न पीछे पड़ा हुआ है, वो पैटर्न आपको कंसिस्टेंटली चलाता है। वो पैटर्न कभी टूटता नहीं। अगर पैटर्न तोड़कर आप कुछ गलत फीड करते हैं तो पैटर्न बंद हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है। तो जो काम एक नियम चक्र के तहत, प्रक्रिया के तहत, पैटर्न के तहत चलते हैं, उनके एल्गोरिदम पीछे काम करते रहते हैं। उस समय मैनेजमेंट के गुरु है टॉम पीटर्स, उन्होंने कहा था कि ये सॉफ्टवेयर जो इंटेलेक्चुअल काम करने वाले हैं उनके लिए फोर्कलिफ्ट की तरह हैं। जैसे फोर्कलिफ्ट में एक आदमी मशीन पर बैठकर बहुत सारा वजन उठा लेता है, वैसे वो जो काम एक पैटर्न के तहत नियमित होता है, जो बौद्धिक क्षमता वाले से लोग करते हैं, उसे मशीन या कंप्यूटर ऑटोमेशन कर लेती। यहाँ से ऑटोमेशन की शुरुआत होती है। पर ऑटोमेशन का जो दौर हमने देखा और जिस दौर में आज तक हम जी रहे हैं वो सारा पैटर्नाइज्ड ऑटोमेशन है कि एक मशीन, एक ऑटोमेटिक मशीन है, वो एक ही जैसे सामान नियमित रूप से बनाती रहेगी। अगर वो मशीन एक हिस्सा कार का बना रही तो वो एक ही हिस्सा कार का बनाती रहेगी और उसके सिस्टम्स पीछे लगे हुए हैं। एलन ट्यूरिंग एक मशहूर गणितज्ञ थे, बहुत प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1930-40 में पहली बार कंप्यूटर के लिए
प्रिडिक्टिव गणितीय मामलों पर काम शुरू किया था। यहाँ से जो शिफ्ट आता है, शिफ्ट हालांकि इसी के आधार पर डीप ब्लू और डीप जूनियर और डीप ब्लू जैसे सिस्टम बने जिन्होंने कास्परोव को हराया और प्रतीकात्मक रूप से पहली बार मनुष्य पर मशीन की मानसिक क्षमता की विजय की घोषणा हुई। वहाँ से 1930-40 में ट्यूरिंग ने कुछ प्रिडिक्टिव मैथमेटिक्स मॉडलों पर काम शुरू किया। यही मॉडल बाद में कंप्यूटरों और आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर तक आया। सबसे रोमांचक दौर इन मॉडलों के बाद शुरू हुआ, जहां ट्यूरिंग ऐसे मॉडल बना रहे थे जिनके जरिए कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती थी, आगे कुछ होने वाला था उसे समझा जा सकता था, और यही मशीनों का सबसे रोमांचक दौर था। इस दौर में आकर मनुष्य ने खुद अपने दिमाग का जो बायां हिस्सा था, दाहिने हिस्से को तो खैर कंप्यूटराइज करना असंभव है, उसे तो कॉपी करना असंभव है, माना जाता है कि राइट विंग क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, कल्पनाओं से जुड़ा हुआ, कविता से जुड़ा हुआ, रंग से जुड़ा हुआ, और दक्षिण जो और आपका बायां हिस्सा है आपके दिमाग का जो लेफ्ट ब्रेन है वो पैटर्न से, लॉजिक से संख्याओं से, गणित से, इन पर निर्भर रहता है। पहली बार इस मॉडल के सहारे कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस लेफ्ट ब्रेन को बाएं हिस्से को कॉपी करना शुरू किया और उसे मशीन में डालना शुरू किया, और यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी शुरू हो गई, जिसको आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं, कृत्रिम मानव विवेक कह सकते हैं। इसके बाद असंख्य रोबोटिक फिल्में आई, फैंटेसी फिल्में आई, रोबोटिक्स के प्रयोग हुए, होते होते एलेक्सा हमारे सामने आ गया, सिरी हमारे सामने आ गया, जो मशीन लर्निंग के शुरुआती प्रयोग थे, और यहाँ अंततः आम लोगों को पहली बार टेक्स्ट बेस्ड मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल मिल गया, जिसको कि आप चैट जीपीटी के तौर पर जानते हैं, या इस तरीके के बाकी जो मॉडल बाकी कंपनियां लेकर आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, शब्द बार बार इस चर्चा में आएगा, टेक्स्ट बेस्ड मशीन लर्निंग या टेक्स्ट बेस्ड ऑफिशियल लर्निंग इंटेलिजेंस मॉडल, क्योंकि यहीं से जो चुनौतियां हैं उसका अगला चरण शुरू होता है। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, बहुत लंबा समय नहीं हुआ, लाखों लोगों ने इसे डाउनलोड करने के लिए आवेदन कर दिया। अभी हाल फिलहाल में आया कि चैट जीपीटी का कोटा ही भर गया है, अब आप उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। अब इस वक्त जब इंस्टाग्राम की दुनिया, आप इंस्टाग्राम में पर हैं तो आप लगातार आपको ऐसे वीडियोस मिल रहे हैं जो एआई के चमत्कारों को बताते हैं कि एआई आपके लिए कुछ लिख देगा, गाना बना देगा, एआई के जरिए अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एआई के जरिए अपने वीडियो बना सकते हैं। ये सारा जब सारी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, तो इस तकनीक को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो या मशीन लर्निंग की जो खासतौर पर टेक्स्ट बेस्ड तकनीक है जो अभी हमारे हाथ में उपलब्ध है, इसे लेकर बेहद दिलचस्प और बेहद जटिल और परस्पर अंतर विरोधी सवाल चारों तरफ तैर रहे हैं, और वो भी खासतौर से उस समय तैर रहे हैं जब सूचना तकनीक की दुनिया, जिसे हमेशा से निरापद माना जाता था, जिसे हमेशा से अच्छी नौकरियों की अच्छे वेतन की गारंटी माना जाता था, वहाँ अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी छटनी, नौकरियों का सबसे बड़ा कत्लेआम चल रहा है। और इसलिए हम चैट जीपीटी को लेकर जो दुनिया में बहसें हैं, जिन बहसों को आप मनोरंजक बहसों के तौर पर ले रहे हैं, वो कंपनियों के बोर्ड रूम में किस तरह से चल रही हैं, वो टेक्नोलॉजी कंपनियों के भीतर कैसे चल रही हैं, और जो सरकारें जागरूक हैं उनके भीतर ये बहसें किस तरह से चल रही हैं चैट जीपीटी आने के बाद, हम उनका जायजा लेते हैं, उनकी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अंततः तकनीक तभी उपयोगी है जब वो बहुत सारे लोगों को मिले और लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करे। तो सर, जो चैट जीपीटी को लेकर ताजा आकलन है अलग अलग एजेंसियों के, वो क्या कहते हैं? जैसे ही चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, हालांकि आकलन पहले से मौजूद थे, चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो दुनिया के तमाम विशेषज्ञ इस बात के आकलनों के साथ तैयार थे कि जब भी दुनिया में पहली बार टेक्स्ट बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, तो उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो दरवाज़ा खुल जाएगा, मशीन लर्निंग का वो दरवाज़ा खुल जाएगा जिस पर लंबे वक्त से काम चल रहा था, और यहाँ से बहुत सारे बड़े बदलावों का आकलन किया जा सकेगा, उन्हें समझा जा सकेगा। मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई, उसने कहा कि 2020 तक 80 करोड़ रोजगारों में उथल पुथल होगी, इस नई 80 करोड़ रोजगारों में इस नई व्यवस्था से उथल पुथल होगी, उसमें बदलाव होंगे, चेंज होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आने से, जो संस्करण हमारे सामने अभी उपलब्ध है। और इसमें 40 करोड़ कामगारों को अपने काम करने का तौर तरीका, पढ़ाई लिखाई सब बदलनी पड़ेगी, यानी जो वो सीख कर आए थे उनके स्किल्स खत्म हो जाएंगे, जो पढ़ लिख कर आए थे वो पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी, उन्हें अपने कामकाज का पूरा तौर तरीका बदलना पड़ेगा 40 करोड़ रोजगारों को। 40 करोड़ के लिए तो मुश्किल ही है कि वो इस दौर में सर्वाइव कर सकें। ब्रुकिंग्स का उसके बाद एक अध्ययन आया, अब चैट जीपीटी की दुनिया एक तरफ मनोरंजक है और दूसरी तरफ सवाल
सवालों से घिरी है, आकलनों से घिरी है, अर्थशास्त्र के रोजगार बाजार के आकलनों के साथ जुड़ी है। तो मनोरंजक दुनिया आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। इकोनॉमिकम में हम आपको उन सवालों की तरफ ले जा रहे हैं जो सवाल अब चैट जीपीटी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कारोबारी स्थिति में या भविष्य में नौकरियों, रोजगार और कमाई की दृष्टि से सामने उभर कर आ रहे हैं। ब्रुकिंग्स का कहना है कि नए तरीके का ऑटोमेशन है। इससे पहले के ऑटोमेशन जो हम देखते थे वो पैटर्न पर आधारित थे, एक चीज़ों के उत्पादन पर या एक ही जैसी प्रक्रियाओं को पालन करने पर, जहां मशीनें मनुष्य का विकल्प बनती थी, उसको रिप्लेस करती थी। पर यह बिल्कुल नया ऑटोमेशन है। इस ऑटोमेशन में अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर, स्वास्थ्य, कानून, लॉयर्स, रिटेल और बहुत सारे और ऐसे क्षेत्र हैं जहां असंख्य नौकरियां खत्म हो जाएंगी या उन नौकरियों का पूरा तौर तरीका बदल जाएगा। अब आप कहेंगे तो पुरानी बात है, जब नई तकनीक आती हैं तो लोग यही रोते हैं कि इनके आने से रोजगार चले जाएंगे। ये बहुत पुराना तर्क है, बहुत पुराने तर्क और पुराना रोना चलता रहता है। ये काम तो 19वीं सदी की शुरुआत से हो गया था, जब मशीनें आई थी। लुडाइट्स का पूरा आंदोलन इसी आधार पर था, जिनको लुडाइट्स कहा जाता था, जो मशीनों को तोड़ देते थे क्योंकि उनको लगता था कि रोजगार खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मामला ज़रा पेचीदा हो गया है। यहाँ मामला वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि लुडाइट्स में 19वीं सदी के दौर में था। जब भी नई मशीनें आती हैं और रोजगारों के जाने की संभावनाओं की आशंकाएं बढ़ाई जाती हैं, या कहा जाता है कि उनकी आशंकाएं, पर हालांकि वो आशंकाएं फिलहाल मशीनीकरण के साथ सही साबित नहीं हुई हैं, क्योंकि जितनी बार मशीनीकरण हुआ उतनी ज़्यादा नौकरियां बाजार में बनी हैं। ये हमने देखा, चाहे वो मशीनीकरण का पहला दौर हो जब औद्योगिक क्रांति होती है, या मशीनीकरण का दूसरा दौर हो जब जब पहले लेवल का ऑटोमेशन आता है, मैकेनाइजेशन आता है, और जब तीसरे लेवल की क्रांति हुई हो जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आते हैं। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। चैट जीपीटी की, एआई जैसी तकनीकों की आमद उस वक्त हो रही, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, जब नई तकनीकों के बाजार का हिस्सा अपने इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है। आप स्टार्टअप्स को तो छोड़ ही दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेल, एचपी, आप नाम लीजिए, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने पिछले 1 साल में अपने यहाँ नौकरियाँ ना खत्म की हो। भर्तियों की तो बात छोड़ दी जाए, जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी अपने यहाँ नौकरियों में छटनी कर रही हैं, उन्हें बदल रही हैं। ऐसी कंपनियां जहां कहा जाता था कि रोजगारों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, जहां हमेशा रोजगार मिलते ही रहेंगे, क्योंकि दुनिया तकनीकों की खपत बढ़ाती जाएगी, सब कुछ तकनीक पर आधारित होता जाएगा और यहाँ नौकरियां आती जाएंगी। भारत में तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में अधिकांश लोग सिर्फ उसी शिक्षा की तरफ जाना चाहते थे जहाँ सबसे अच्छी नौकरियाँ थीं, और वो कंप्यूटर तकनीक से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब जब ये रोजगार कटौती हो रही है, इस बीच में जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने आती है, चैट जीपीटी आती है, तब मैकिंजी के और ब्रुकिंग्स के और इस तरीके की तमाम एजेंसियों के आकलन एक दूसरा संदर्भ, चर्चा का एक दूसरा रास्ता खोलते हैं। क्योंकि तकनीकों के आने के बाद नौकरियां जाने की जो भविष्यवाणियां अब आ रही हैं जिन एजेंसियों के साथ, वहां ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि तकनीकी क्रांति का एक दौर पूरा हो चुका है, और वो क्रांति का एक दौर पूरा होने के बाद जब डिफ़िकल्ट फेज़ में आया है तो वहाँ रोजगार बढ़े नहीं है बल्कि रोजगार कम हुए हैं। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि कोविड के बाद दुनिया में ब्रिक एंड मोर्टार इंडस्ट्रीज़ में, पुराने उद्योगों में उतनी नौकरियां नहीं गई। सीमेंट में, ऑटोमोबाइल में, या प्लास्टिक्स में, या केमिकल्स में जितनी नौकरियां उन उद्योगों में गई जिनके बारे में ये माना जा रहा था कि कोविड से निकलने के बाद तो दुनिया सिर्फ तकनीक में ही जिएगी, उसके पास सब कुछ तकनीक ही तकनीक होगी। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहस को दूसरे तरह से देखने की कोशिश की जा रही है। सर, तो चैट जीपीटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है, या इसको इतनी बड़ी छलांग क्यों माना जा रहा है? ब्रुकिंग्स या मैकिंजी जैसे लोग चैट जीपीटी को इतनी बड़ी छलांग मानकर रोजगार के बाजार में एक बड़ी उठापटक, बड़ी हलचल की वजह इसलिए मान रहे हैं, अगर हम तकनीक की भाषा की बात करें तो उसे डिसरप्शन बड़ा इसलिए मान रहे हैं कि क्योंकि ये पूरी क्रांति उस व्यवस्था से निकली है जहां तक ऑटोमेशन पहुंचाकर हमें छोड़ आया था, उसके आगे से निकलती, यानी ऑटोमेशन का भी एक किस्म का सुपर ऑटोमेशन है ये। स्वाभाविक सी बात, हम आपको यहाँ ये नहीं बताने जा रहे इकोनॉमिकम में कि चैट एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बना, क्या हुआ, क्योंकि इसके लिए यूट्यूब है, आपके पास असंख्य ट्यूटोरियल है, वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं, उधर सब पता चल जाएगा आपको कि एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। हम यहाँ आपको बाजार, अर्थव्यवस्था और रोजगार की दृष्टि से ये बता रहे हैं कि कृत्रिम दिमाग की या कृत्रिम विवेक की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं को लेकर अब चर्चाएँ कंपनियों के भीतर क्या हैं, भविष्य को लेकर चर्चाएँ भीतर क्या हैं, और यहाँ से जो तथ्य निकलते हैं वो वास्तविकता की ज़मीन पर
कुछ दूसरे तरीके की तस्वीर पेश करते हैं, जहां आप बेहद उत्साहित भी हो सकते हैं, रोमांचित भी हो सकते हैं और किसी फैंटेसी फिल्म की तरीके से थोड़े थोड़े खौफ में भी भर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चुनौतियों में भी जा सकते हैं। और अभी ये चूँकि पूरा परिक्षेत्र खुला हुआ है और इसका अगला चरण हमारे सामने आना, जिस पर हम बात करेंगे, तो वहाँ से शायद और चीज़ें स्पष्ट होना शुरू होंगी। ओपन एआई जो जिसका चैट जीपीटी प्रोग्राम है और अल्फ़ाबेट यानी गूगल का जो डीप माइंड है, ये चैटबॉट्स हैं जो कि टेक्स्ट बेस्ड जनरेटिव एआई है। दरअसल ये पूरी की पूरी कंप्यूटर तकनीक के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है इस दृष्टि से, और इसलिए इसके आर्थिक असर का आकलन ज़्यादा बड़ा किया जा रहा है। इससे पहले के तक के जो मशीन लर्निंग प्रोग्राम हमारे सामने थे, इनको आने से पहले तक शुभम, वो सूचना को पहचानने और छांटने का काम करते थे। वो मशीन लर्निंग प्रोग्राम ऐसे होते थे कि आप कंप्यूटर के जरिए एक तरीके की तस्वीरें छांटना चाहें तो तस्वीरें पहचान कर छांट कर एक जगह इंडेक्स कर देते थे। एक तरीके के गाने सुनना चाहें तो आप तरीके के गाने एक जगह स्थिर कर देते थे, या जो सूचनाएँ आप लेना चाहें उन्हें छांट कर एक जगह एकत्र कर देते थे। जनरेटिव टेक्स्ट बेस्ड एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरह ऐसे बॉट तैयार हुए हैं जो आपके सवाल का जवाब इंटरनेट से ढूंढ लाते हैं। आप उनसे सवाल पूछते हैं और वो इंटरनेट से आपके सवाल का जवाब ढूंढ लाते हैं। कई बार इस जवाब सही नहीं होते, उनके को लेकर भी तमाम मजाक, तमाम मीम्स चल रहे हैं, लेकिन इन बॉट्स को बहुत बड़े, सबसे विशाल डेटा संग्रह को संभालने, खंगालने और आपके सवाल के आधार पर जवाबों को संजोकर सामने लाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। देखने सुनने में सामान्य रूप से ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी कवायद थी कंप्यूटर्स के लिए या कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए। एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक नेक्स्ट लीप था जो हमारे सामने आ गया है। गूगल तो एक एआई आधारित वीडियो बॉट लाया है जिससे आप वीडियो बना सकते हैं। अब कई सारे दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जो लिखने, एडिट करने, कंटेंट जनरेट करने, इमेजेस को सुधारने, बदलने के कार्यक्रम आपको इसके जरिए दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में टेक्स्ट बेस्ड जनरेटिव एआई में शब्दों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है, जो शब्द आप डालते हैं उन्हें चैटबॉट्स को उन शब्दों को हैंडल करने के लिए इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि जो आप उत्तर जानना चाहते हैं उसे वो कुछ ही सेकंड में, मिली सेकंड में ढूंढ कर ले आएँ और एक स्थिर, एक व्यवस्थित ढंग से आपके सामने पेश कर दें। इस तरह से चैटबॉट्स को ट्रेन किया जाता है। शो में छलांग तो बहुत ऊंची है, लेकिन इसकी लागत स्टार्टअप जैसी नहीं है। इसकी लागत बहुत ऊंची है। इन कंपनियों पर जो चैटबॉट ट्रेंड किए गए हैं, जिन चैटबॉट्स को तैयार किया गया है, या जो इतने विशाल डेटा सेट को यूज़ करने के लिए, उसमें से सूचनाएं निकालने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं, इनकी ह्यूज कॉस्ट है। ओपन एआई ने तो अपनी लागत नहीं बताई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि GPT-3 को 45 टेराबाइट डेटा को सर्च करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इनके चैटबॉट्स 45 टेराबाइट डेटा को प्रशिक्षित करते हैं। इसे ऐसे आप समझें कि ये डेटा 10 लाख फिट की एक बुक शेल्फ के बराबर है। यानी आपके सामने 10 लाख फिट की एक बुक शेल्फ है, लाइब्रेरी है, जिसमें जितनी किताब छपे हुए शब्द किताबों में है, उतने डेटा को चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड में, कुछ ही माइक्रो सेकंड में प्रोसेस करता है, सूचना निकालता है, फिर उसे स्ट्रक्चर करता है और आपके हिसाब से आपको बताता है। अमेरिकी कांग्रेस की लाइब्रेरी कही जाती है दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। चैट जीपीटी का जो प्रोसेसर है, चैट जीपीटी के जो चैट बॉट्स हैं, वे इस लाइब्रेरी के 1/4 हिस्से के बराबर का डेटा खंगाल लेते हैं जाकर। ये लागत है। तो जाहिर है कि किसी छोटे मोटे स्टार्टअप के लिए इन संसाधनों को या इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बनाना अब संभव नहीं है आने वाले समय में। तो यहाँ से तकनीक का एक दूसरा दौर शुरू होता है। स्टार्टअप क्रांति में हमने तकनीकों के सॉल्यूशन छोटी बड़ी कंपनियों की तरफ से आते हुए देखे थे, क्योंकि उनके पीछे पुराना ऑटोमेशन मौजूद था। पर यह करने के लिए, चैटबॉट्स को इस स्तर तक तैयार करने के लिए, इतने बड़े डेटा सेट को खंगालने के लिए, उन्हें संजोने के लिए ह्यूज बड़ी लागत की ज़रूरत है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस को प्रॉपरली प्रोवाइड करने वाली कंपनियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। उनकी संख्या सीमित रहेगी। बिल्कुल। और ये बड़ी छलांग भी इसीलिए है कि जब इतने बड़ा प्रोसेसर इतना ज़्यादा डेटा कुछ ही सेकंड में खंगाल पाएगा, तो निश्चित तौर पर जैसा अंशुमान जी ने बताया, लागत बड़ी है और इसीलिए ये छलांग भी बड़ी होगी। सर, अब एक बुनियादी सवाल ये कि जीपीटी के आने के बाद व्यवसाय की दुनिया में, रोजगार की दुनिया में क्या बदलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले बात व्यवसाय की, उद्योगों की।
क्या कर पाएंगे उद्योग ऐसा जो अब तक नहीं कर पा रहे थे? तो ये यहाँ से यही मुख्य रूप से सवाल है। जब भी कोई नई तकनीक आती, तकनीकों की कल्पना, तकनीकों के प्रयोगशालीय स्वरूप तो हमारे सामने बहुत समय से रहे हैं। जैसे कि आपको बहुत सारी तकनीकें बनी हुई हैं, पर वो तकनीकें तब व्यवहारिक रूप से समझ में आती जब उनके आर्थिक असर या उनका आर्थिक इस्तेमाल हो पाता है। तो तकनीकों की एक दुनिया शोध की दुनिया है, उनके प्रायोगिक पायलट्स की दुनिया है, और एक तकनीकों की दुनिया उनके व्यवहारिक योगदान की दुनिया है। अर्थव्यवस्था पर, हमारी जिंदगी पर, कंपनियों के कारोबार पर तभी तकनीकें असर करती हैं जब वो लेकर आती हैं। अब यहाँ से एक चैट जीपीटी के साथ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, टेक्स्ट बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक संभावनाओं का पूरा महाविन्यास खुलता है हमारे सामने, और इसलिए कंपनियां इसे लेकर अलग अलग तरह से तैयारी कर रही हैं कि नियामक तक, यूरोप के नियामक तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नए नियमों की तैयारी कर रहे हैं। मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मौजूदा दौर तो फुल एंटरटेनमेंट है, आपको हमेशा मनोरंजन देता है। तरह तरीके के करिश्मे दिखते हैं आपको टेक्स्ट बेस्ड जनरेटिव एआई से लेकिन इस दौर का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जो कंटेंट आपको निकाल कर दे रहा है उसे मानवीय मदद से प्रमाणित करके आप आगे भेज सकते हैं। यानी आपने चैट जीपीटी पर कोई सूचना डाली, उस सूचना को देखा, और अगर वो आपको सही लगी तो आप उसे दूसरे को शेयर कर सकते हैं। मनुष्य यहाँ मौजूद है, उसके बिना वो सूचना आगे नहीं जाती है। वो केवल उतना सोचने का, उतने बड़े सर्च का, जिस सर्च को आप अलग अलग जाकर ढूंढते हैं पूरे इंटरनेट पर, और फिर गूगल के तमाम लिंक क्लिक करके जितनी चीज़ पढ़ते हैं उतनी चीज़ें आपको उसी बैकएंड से निकाल कर दे देता है, और आप जिस फॉर्मेट में चाहते हैं। मैकेंजी का एक रिसर्च है, वो बताता है कि एआई चूंकि पिछली तकनीकों की तुलना में बिल्कुल अलग इसलिए है कि ये एक किस्म का मूविंग टारगेट है जो अपनी जगह लक्ष्य बदलता रहता है, जिसे मूविंग टारगेट्स मूव करते हैं। ये एक तरीके की ऐसी सुपर ट्रेन है, ऐसा सुपर व्हीकल है जो बहुत तेजी से अपने लक्ष्य, अपनी उपयोगिताएं बदलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। इसके अगले चरण इससे ज़्यादा क्रांतिकारी होंगे, और इसलिए सारी चुनौतियां या सारे संभावनाएं उन अगले चरणों को देखकर हैं। ये जो मनोरंजक दौर जो हमें दिख रहा है, इससे ज़्यादा आगे है। मूर्स लॉ याद होगा आपको, विज्ञान में पढ़ाया जाता था कि मूर्स लॉ ये कहता था कि इंटीग्रेटेड सर्किट में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर्स की संख्या हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है। लोग ये मान रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी मूर्स लॉ पर आगे बढ़ेगा। जितनी तेजी से आया है ये उसी तेजी से आगे बढ़ेगा। अक्सर विज्ञान की दुनिया के लोग मानते हैं कि मनुष्य का दिमाग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को नहीं समझ पाता। ये हमें नहीं समझ पाते कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी लगातार मूल्य का दोगुना होते चले जाना जो ग्रोथ है, हमारा दिमाग उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमारे मेंटल सिस्टम्स ट्रेन नहीं किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ आ रहा है, यानी यहाँ से कंप्यूटरों की काम करने की क्षमताओं की संभावनाओं का आकलन करना भी मुश्किल है, पर यह माना जा रहा है कि ये कारोबारी तौर पर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इसके उपयोग में कई गुना बढ़ोतरी बहुत तेजी से होती जाएगी, और इसलिए शुभम रोजगार वाले या आर्थिक चुनौती के जो संदर्भ हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगले संस्करण से जुड़े हुए, जो अब तैयार है, जो कुछ ही महीनों में या इस साल के अंत तक आएगा, और जहां से असली शिफ्ट आना शुरू होगा। जैसे कि वीडियो गेम्स से शुरू हुई दुनिया जो कि कंप्यूटरों तक आई थी, वो जब डेस्कटॉप कंप्यूटर तक आई, और डेस्कटॉप कंप्यूटर से जब आपके पास हाई स्पीड ऑपरेटिंग सिस्टम तक आई, तो अचानक इंटरनेट एक्सप्लोड कर गया। लोगों के पास रिमोट तो पहले भी हुआ करते थे, रिमोट से वीडियो गेम्स आए, वीडियो गेम से डायल अप इंटरनेट आया, और जैसे ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट आया वैसे ही दुनिया एक्सप्लोड कर गई इंटरनेट की। तो वैसी ही परिस्थिति इसके अगले चरण में, इसकी अगली पीढ़ी में दिखाई देती है। कारोबारी उपयोग के लिए ये मौजूदा मॉडल बहुत उपयुक्त नहीं है। कारोबारों के लिए जो टेक्स्ट जनरेटिव मॉडल है, मनोरंजन के लिए, टेक्स्ट के लिए तो उपयुक्त है। इसका जो अगला मॉडल है, कंपनियों को जिस मॉडल की तलाश है, जिसके लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली कंपनियों से बात कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, इसके प्रोग्राम्स लेने की कोशिश कर रही हैं, वो उन्हें ऐसा मॉडल चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उन्हें अपने कारोबारी फैसले लेने में मदद कर सके। कैसे मदद कर सके? वो मौजूदा स्थितियों में लोगों के कामकाज के तरीकों और व्यवहारों की समीक्षा करें, उनकी आदतों के हिसाब से वो जो डेटा जनरेट करके सिस्टम में डाल रहे हैं। हमारे आप जैसे लोग टन्स ऑफ डेटा क्रिएट करते हैं अपने मूवमेंट से, अपनी चॉइसेस से, अपने सर्च से, अपने टेक्स्ट से, अपने मैसेजेस से। वो इसका अध्ययन करे, और इसका अध्ययन करके कंपनी को ये बता सके कि हमारे व्यवहार में आने वाले समय में क्या बदलाव होगा। वो
असंख्य दुनिया के नियम तौर तरीके हैं, उन्हें समझकर उन नियमों को पालन करने के लिए कंपनियों को एक सुझाव दे सके, उन्हें बता सके, ये बता सके कि अगले चरण में क्या होने वाला है, ताकि वो उस हिसाब से निवेश कर सकें और कारोबार कर सकें। इसे एक्सप्लेनेटिव एआई कहते हैं, इसको एक्सप्लेनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यही वो हिस्सा है जिसको लेकर कंपनियां बेसब्री से, बेचैनी से इससे इंतज़ार कर रही हैं, और स्वाभाविक रूप से जो अभी नौकरियों में कटौती हो रही है उसके तार इसी से जुड़े हुए हैं, जो हम आगे बताएंगे, आपको बताएंगे। यहाँ से कंपनियां उस अगले चरण के एआई की बात कर रही हैं, क्योंकि इसी के जरिए वो आने वाले भविष्य में बाजार के रुख को समझ सकेंगी और उसके समाधान तैयार कर सकेंगी, उसके लिए अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज तैयार कर सकेंगी। मैकेंजी ने एक अध्ययन किया विस्तार से, मैकेंजी ने कई अध्ययन किए, कई और एजेंसियों ने अध्ययन किया। उसने पाया कि एनालिटिकल और एक्सप्लेनेटिव एआई को लेकर, एनालिटिकल एक्सप्लेनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कंपनियां काफ़ी तैयारी कर चुकी हैं। उनका मानना यह है कि उनकी उत्पादकता बढ़ाने में ये जो अगला चरण है ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके जरिए उन्हें नए उत्पाद विकसित करने में मदद मिलेगी, अपनी इन्वेंट्रीज को मैनेज करने में मदद मिलेगी, अपनी लागत को कम करने में मदद मिलेगी, ब्रांड की साख बेहतर करने में मदद मिलेगी, कंप्लायंसेस में मदद मिलेगी, जो तमाम रेगुलेशंस दुनिया में बन रहे हैं उनके लिए पहले से एडवांस में तैयार करने की मदद होगी। इसे ये उनके हिसाब से, ये अगर मैं हिंदी का एक पुरानी हिंदी का शब्द इस्तेमाल करूं तो ये मूर्धन्य इंटेलिजेंस होगा। ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जो जहां चैट बॉट से बाहर निकलकर वो जटिल सिस्टम्स आएंगे जो पूरे सिस्टम को चेक करके और सुझाव देंगे, आपको आगे आने की दिशा बताएंगे कि आपको आगे करना क्या है। इसके सबके बाद आपको किस तरीके का मोबाइल फ़ोन बनाने की ज़रूरत है, लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, ऐसे सुझाव देना शुरू करेंगे। यहाँ आने के बाद कंपनियां ये मान रही हैं कि उनके फैक्ट्रीज़ में, उनके दफ्तरों में लगी मशीनें मैनेजरों के बदले सही गलत का फैसला खुद कर सकेंगी, और वो आपको सही और गलत की सूचना दे पाएंगी कि ये रणनीति काम करेगी और रणनीति काम नहीं करेगी। अभी किसी भी रणनीति को, स्ट्रेटजी को कॉर्पोरेट बनाने के बाद आप मनुष्य के विवेक पर निर्भर हैं कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी। वो डेटा सर्च करके पीछे से लाकर आपको दिखाया जाता है, पर ये बताएंगे कि बता सकते हैं कि आने वाले समय में जो आप उत्पाद बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, उसकी सक्सेस की पोटेंशियल कितनी, संभावनाएं कितनी, इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनियों ने इस सर्वे में मैकिंजी को यह बताया कि एक्सप्लेनेटिव एआई उनके मुनाफे में 20% का कंट्रीब्यूशन करेगा। आने वाले समय में उनके प्रॉफिट्स में 20% का कंट्रीब्यूशन करेगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि इसके पीछे बेहद बुनियादी सूत्र है कंपनियों के कामकाज का। कारोबार की दुनिया सबसे ज्यादा किस चीज से डरती? अनसर्टेनिटी से, अनिश्चितता से डरती। वो इस बात से डरती है कि बाजार कल सुबह खुला और फिर 300 पॉइंट नीचे चला गया। वो इस बात से डरती है कि कल ब्याज दरें फिर बढ़ जाएं। वो इस बात से डरती है कि कब दुनिया में युद्ध हो जाए, कब कोई सरफिरा नेता कहीं हमला करने पहुंच जाए, कब कच्चे तेल की कीमतें ऊपर पहुंच जाए, और इससे कारोबार की दुनिया को अपने फैसले लेने में दिक्कत होती है और उसकी प्रॉफिट, उसकी संभावनाएं, बाकी चीज़ें सब प्रभावित होती हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मानवेतर, मतलब ह्यूमन से अलग कुछ ऐसे सिस्टम्स चाहती है जहां वो कम से कम आने वाले वक्त को तर्क के आधार पर समझ सके कि क्या होने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक्सप्लेनेटिव एआई हो और आपको बता सके कि क्या वास्तव में दुनिया अगले 10 सालों में, 12 सालों में बैटरी चालित वाहनों पर चलने लगेगी। आकलन आपके पास है, पर आपके पास कोई तथ्य नहीं बताने के लिए कि दुनिया से तेल कब विदा होगा और फाइनली तेल के कुएं कब बंद हो जाएंगे और दुनिया की सारी गाड़ियां बैटरी पर चलने लगेंगी। अलग अलग देशों के अलग अलग आकलन है, लेकिन कोई सिस्टम हो जो ये बता सके, कोई रोड मैप बता सके, तो इससे कंपनियां अपने को अनिश्चितताओं से बचा पाएंगी। और इसके लिए एक तकनीक के लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको फ्यूचर प्रूफिंग कहते हैं, कि आप फ्यूचर प्रूफ हो सकेंगे। और यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन अपने जो नए आईटी लॉ लिख रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रावधानों को शामिल करा। अभी तो दुनिया के कानून तकनीकी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तैयार ही नहीं है। भारत जैसे देश में तो प्राइवेसी के लॉज भी अभी तैयार नहीं है। तो हम अगले चरण के जो कानून आएंगे उन कानूनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारोबारी इस्तेमाल के नियमों को भी निर्धारित किया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, यानी कि चैट जीटीपी जो है वो आगे इस तरीके से मदद करेगी कि सही गलत का निर्णय जो अभी तक मनुष्य ले सकते हैं, उनके कारोबार में कर्मचारी, मैनेजर ले सकते हैं, वो मशीन लेके बताएगी कि आप क्या करें, क्या ना करें। ये उद्योगों में, व्यवसाय में, व्यापार में बड़ा बदलाव
चैट जीपीटी के बाद आएगा। सर, रोजगार का बाजार कैसे बदलेगा? रोजगारों को लेकर जैसे हमने शुरुआत में कहा कि तकनीकें आने के बाद रोजगार पर खतरे की आशंका बहुत पुरानी है। ये कष्ट, ये तकलीफ, ये फ्रस्ट्रेशन हमेशा जाहिर होता है कि नई तकनीक आई तो रोजगार खत्म हो जाएंगे, लेकिन हर बार इतिहास एक जैसे सबक नहीं देता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इतिहास उस तरीके के सबक नहीं देता है जिस तरीके के सबक हमें मशीनीकरण के पहले दौर में, ऑटोमेशन के दूसरे दौर में, मशीनीकरण का पहला दौर यानी औद्योगिक क्रांति, ऑटोमेशन का दूसरा दौर जब फोर्ड ने अमेरिका में कारें बनानी शुरू की ऑटोमेटिक प्लांट के जरिए, या फिर हम कंप्यूटराइजेशन या सॉफ्टवेयर के दौर में देखते हैं। ये तकनीक कुछ बड़ा और बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है, क्योंकि यहाँ से मनुष्य अपने मस्तिष्क की एक बड़ी क्षमता, सोचने की, तर्क लेने की, फैसला करने की, भविष्य को बताने की, समझने की क्षमता वो मशीन को देने जा रहा है, उसे ट्रांसफ़र करने जा रहा है। जो महत्वपूर्ण सूक्ष्म बात समझना जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर क्यों इतनी बड़ी उथल पुथल की संभावना जाहिर की जा रही है, कि अतीत के जितने भी आविष्कार थे, शुभम, तकनीकी आविष्कार, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक थे, उद्योग पर आधारित थे। जैसे कि कपड़ा बनाने की मशीन बनी तो कपड़ा बनाने की फैक्ट्रीज में ही वो काम हो सकती थी, वो पेट्रोल की फैक्ट्री में काम नहीं हो सकती थी। शिप में वो नहीं लगाई जा सकती थी, या प्लास्टिक या कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्री में नहीं लगाई। तो मैकेनाइजेशन, जो मशीनीकरण का पिछला दौर था, वो दौर इंडस्ट्री स्पेसिफिक था। तो जिन इंडस्ट्रीज में तेजी से हुआ वहाँ ज़्यादा मशीनें आई, जिन इंडस्ट्री में लेबर के जरिए काम हो रहा था वहाँ मशीनें नहीं आई। इसलिए सर्विसेज सेक्टर जो थे वो अलग हो गए और मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन आ गया, सर्विसेज में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत आज भी पड़ती है, चाहे वो हॉस्पिटल चलाना हो, चाहे होटल चलाना हो, चाहे आपको एयरपोर्ट्स मैनेज करने हो, वहाँ मशीनें वो सारा काम नहीं कर सकती जो लोग करते हैं। तो वो पहला दौर जो मशीनों का था वो ऑटोमेशन का दौर था। जब दूसरा दौर आया जहाँ रोबोटिक आना शुरू हुए, वहाँ भी जो ऑटोमेशन आया वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक था। अगर रोबोट बने तो वो ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए बने। ऑटोमोबाइल कंपनी का रोबोट फार्मा कंपनी के रोबोट में जाकर काम नहीं कर सकता। ऑटोमोबाइल कंपनी के रोबोट से आप किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में जाकर काम नहीं करा सकते, क्योंकि वो उस उद्योग की प्रोसेस के हिसाब से बनाई गई तकनीक थी जिसका इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप दूसरे किसी उद्योग के लिए रोबोट बना रहे हैं तो उस उद्योग की जरूरत के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करना होगा। यानी जो तकनीकों का पहला मशीनों का दौर था और जो रोबोटिक्स का दूसरा दौर था वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक था। तो जिस उद्योग को ज़्यादा मैकेनाइजेशन की या ऑटोमेशन की या रोबोटिक्स की जरूरत थी वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब दुनिया में अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनियों को करीब से देखिए तो कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों के उत्पादन का 60 से 70% हिस्सा रोबोटिक्स पे चला गया है, और कुछ कंपनियां भारत में जैसे हैं उनमें रोबोटिक्स बहुत सीमित है। बाकी काम पेंट शॉप पर, बॉडी शॉप पर, इंजन शॉप पर लोग ही करते हैं, शिफ्ट में 2-2, 3-3 शिफ्ट में काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस दौर से अलग है और इसीलिए इतिहास इस मामले में हमें सही संदर्भ सूत्र नहीं देता है। यह ऐसी तकनीक है जो किसी भी उद्योग में लागू हो सकती है, किसी भी तरह से लागू की जा सकती है। बस जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम्स या प्रोग्राम्स ऐसी क्षमता विकसित कर लें जो उसका उद्योग में काम करने के पैटर्न और उसकी लैंग्वेजेस को समझती है, उसकी भाषा को समझ सकती हो, समस्याओं के अनुमान लगाकर उनके समाधान प्रस्तुत कर सकती हो कि प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं और उसके सॉल्यूशन दे सकती हो, और तभी इसकी संभावनाएं असीमित हैं। और तभी ब्रुकिंग्स या मैकेंजी दुनिया की एजेंसियां मान रही हैं कि लॉयर की अपील लिखने से लेकर अस्पताल में ऑपरेशन करने तक, रिटेल स्टोर में सामान को सुरक्षित रखकर उस पर लेबलिंग करने से लेकर फार्मास्यूटिकल स्टोर पर खड़े होकर दवा देने तक, कानूनी विवाद में लॉयर की मदद करके तत्काल तर्क लाने से लेकर सुपर हाई टेक्नोलॉजी एरिया में प्रोग्राम्स डेवलप करने तक, रणनीतियां बनाने तक, ये पैटर्न एक ही तरह से लागू हो सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ जो काम मनुष्यों से कराया जा रहा है उसे काम करने की क्षमता या उसका पैटर्न या उसकी भाषा कंप्यूटरों को सिखा सकते हैं। इसके लिए और इसलिए यह माना जा रहा है कि सबसे बड़े दायरे को प्रभावित करने वाला जो असर होगा वो इसका होगा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा असर अब कहाँ पड़ेगा ये भी समझना ज़रूरी। रोजगार के बाजार में जो पहला चरण आया था मशीनों का, उससे सबसे ज़्यादा असर पड़ा था ग्रे कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब्स पे, कि जहाँ मनुष्य काम करते थे वहाँ मशीनें काम करने लगी। लोहा पीटने का काम मनुष्य करता था, मशीन पीटने लगी। कपड़े बनाने का नीटिंग का काम मनुष्य करता था, तो वहाँ पर लोग करने लगे। दूसरा चरण जब आया कंप्यूटराइजेशन का, तो वहाँ हमने नए जॉब्स क्रिएट होते देखे, क्योंकि वो मशीनें और बेहतर ढंग से कैसे काम कर सके उनके पीछे सॉफ्टवेयर सिस्टम और
और कंप्यूटर लगा दिए गए तो उनकी उत्पादक क्षमता बढ़ गई। दूसरा चरण जब आया तो उत्पादकता बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्योंकि वो मशीनें उन मशीनों को चलाने लगी। यहाँ से जो चुनौती है वो व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए, जहाँ व्हाइट कॉलर जॉब्स को न तो उस दौर ने प्रभावित किया ना इस दौर ने प्रभावित किया। व्हाइट कॉलर जॉब्स कौन से? व्हाइट कॉलर जॉब्स वो लोग हैं जहाँ मैनेजर्स हैं, जहाँ उनका काम सॉल्यूशन देना है, जहां उनका काम समस्याओं के समाधान देना है, जहां उनका काम कोई चलती हुई प्रक्रिया में आ रही समस्या को ठीक करके उन्हें बताना है कि इसका नतीजा कैसे निकलेगा, इसका समाधान कैसे होगा। उन्हें रणनीति बनानी है, उन्हें रोज स्ट्रेटजी बनानी है, उन्हें क्राइसिस मैनेजमेंट करना है किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी काम में। ये मनुष्य की तरह काम करने वाली मशीनें और जो बार बार इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं, पैटर्न पर आधारित सॉफ्टवेयर हैं, उनसे बिल्कुल अलग परिस्थिति है। और इसलिए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तकनीक रोजगारों का परिदृश्य पूरी तरह बदल देगी। ऐसा माना जा रहा है कि रोजगारों का और खासतौर से वाइट कॉलर जॉब्स का, जो अच्छी नौकरियां हैं, उनका परिदृश्य बदल देगी। तमाम सर्वे हमारे पास आ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोजगार बाजार पर असर को लेकर आ रहे हैं। अब उसमें यह तक समझने की कोशिश की गई है कि कौन से उद्योग इस बदलाव से सबसे तेजी से प्रभावित होंगे। और जब आप हाल में रोजगारों की छटनी के साथ उन उद्योगों को देखेंगे तो आपको पूरा माजरा समझ में आने लगेगा कि अचानक कितनी नौकरियां आईटी सेक्टर में क्यों जाने लगी हैं। यह माना जा रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग सबसे ज़्यादा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उद्योग इस नई तकनीक से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। गोल्डमैन सैक्स ने अभी हाल में एक रिपोर्ट दी है जो भारत की आईटी कंपनियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के असर का आकलन करती है। सॉफ्टवेयर कंपनियों को लेकर सबसे ज़्यादा चुनौती और चिंता है, क्योंकि उनके पास अब ऐसे सिस्टम्स पहुंच गए हैं जो ज़रूरत के मुताबिक मशीन लर्निंग की मदद से एल्गोरिदम लिख सकते हैं, कोड्स लिख सकते हैं, जिसके लिए उनको किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को बिठाने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने जो टीसीएस और इन्फोसिस को लेकर आई है, उसने कहा है कि सॉफ्टवेयर कोडिंग के पूरे बाजार में सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है, खासतौर से इन कंपनियों के लिए जो भारत की कंपनियां सॉफ्टवेयर कोडिंग में सबसे आगे है और कोड्स आगे देती हैं। कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, सॉल्यूशन सस्ते होते जाएंगे क्योंकि छोटी छोटी जगह ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ऑटोमेटिक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम्स लिखना शुरू कर देंगे और कंपनियों को प्रशिक्षण पर और रोकने पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट है, ये दिखाती है कि जो लीडिंग सेक्टर्स हैं जहां अगले 3 साल में एआई की डिमांड बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़ेगी, उसे आप ध्यान से देखिए तो फिनेंशियल सर्विसेज और हाईटेक कंपनियां दिखाई देती। और यही वो 2 क्षेत्र हैं शुभम जिन्होंने पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा रोजगार दिए, सबसे ज़्यादा रोजगार इन्हीं क्षेत्रों ने दिए और यही रोजगारों की सबसे ज़्यादा छटनी हो रही। क्रेडिट स्विस लोगों को निकाल रही है या माइक्रोसॉफ्ट लोगों को निकाल रही है। और इसके बाद बीच में गैप बड़ा है, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स तक आने में ज़्यादा समय लगेगा, एनर्जी तक और आने में ज़्यादा समय लगेगा, ऑटोमेशन में आने में और समय लगेगा, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन तो बहुत पीछे खड़े हुए हैं। तो जहाँ जहाँ श्रम है, हेल्थ केयर भी पीछे है, रिटेल भी पीछे, जहाँ जहाँ मैनुअल लेबर है वहाँ वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने में समय लगेगा, पर जहाँ जहाँ इंटेलेक्चुअल लेबर है, जहाँ जहाँ लेफ्ट ब्रेन के काम है, वहाँ सबसे पहले और वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा भी था क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा कंपनियाँ काम कर रही थी। तो अब जो नई मंजिल की तैयारी है वो दुनिया में शुरू हो गई है। अगर आप हम एआई के को मनोरंजक ही मान रहे हैं, इसके मनोरंजक करिश्मे को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हाल के दशकों में ये पहली तकनीक है, हाल के दशकों में सबसे पहली तकनीक है जो शिक्षा से लेकर रोजगार तक हर जगह सबसे बड़े उलटफेर करेगी। जो मझोले और ब्लू कॉलर और वाली जो नौकरियां हैं उनके लिए इसका असर बाद में दिखाई देंगे, पर वाइट कॉलर रोजगारों पर सबसे पहले सीधे ये तत्काल भारी पड़ेगी। ये माना जा रहा है कि जो शारीरिक श्रम वाले कारोबार हैं और जो बहुत अत्यंत उच्च क्रिएटिव क्षमता वाले रोजगार हैं, जहाँ बिल्कुल प्योर हार्डकोर मैनुअल लेबर चाहिए और या जो बहुत उच्च क्रिएटिव क्षमता वाले स्ट्रेटजी के या भविष्य की योजनाएं बनाने वाले कारोबार हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए तो बीच के हिस्से में सबसे बड़ा डिस्रप्शन, सबसे बड़ा उलटफेर इस तकनीक से आएगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में एक बार औद्योगिक क्रांति हुई थी तो 90% पॉपुलेशन खेती से बाहर हो गई थी। 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से बाहर होकर दूसरे उद्योगों में पहुंच गई थी। सर, अब भारत के संदर्भ में देखें, भारत के परिदृश्य में अगर देखें तो क्या संभावनाएं दिखती हैं?
मैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट इसीलिए ध्यान से पढ़ रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग के को लेकर कंपनियां क्या सोच रही हैं और इसके इस्तेमाल को लेकर क्या सोचा जा रहा है, और वहाँ से हमें इसके सूत्र मिलते हैं। सूचना तकनीक और वित्तीय सेवाएं भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देती हैं। हमने अभी आपको चार्ट में दिखाया कि यही दो सबसे फ्रंट रनर होंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे तेज़ी से आएगा। भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र यही होने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब चुनौती यहाँ है कि भारत की शिक्षा नीतियाँ तो पता नहीं किस अंधेरी गुफा में अभी लिखी जा रही हैं। बाजार ये बता रहा है, बाजार के भीतर जो बदलाव हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि AI आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जो एवरेज स्किल है ना उसका युग खत्म हो जाएगा, जो औसत दक्षता है उसका युग खत्म हो जाएगा। अगर बेहतर नौकरियां या बेहतर सैलरीज चाहिए तो उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा, औसत दक्षता का युग खत्म हो जाएगा। यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो अभी शिक्षित ही कर पा रही है, दरअसल उसके लिए दोगुनी बड़ी चुनौती है पुनर्प्रशिक्षण करने की। इंडिया में रीस्किलिंग पर इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन नई तकनीकों के आधार पर, यानी जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है उसको भी रीस्किल होना पड़ेगा, उसकी भी नई ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ऐसी बात सॉफ्टवेयर कंपनियों के भी सर्वे से निकलकर सामने आएगी। और ये प्रशिक्षण बार बार करना पड़ेगा, यानी सरकार को अपने कर्मचारियों को बार बार प्रशिक्षित करना पड़ेगा, निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसके काफ़ी खर्चे होंगे, उसका काफ़ी बजट होगा जिसके जरिए उन्हें ट्रेनिंग की जाएगी। अब अगर हम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या स्टार्टअप में रोजगारों की छंटनी का मर्म समझ पा रहे हैं तो हमें यहाँ से ये बात पकड़नी चाहिए। जितनी नौकरियां पिछले एक साल में 83-84 हज़ार नौकरियां शायद गई, जो ताज़ा आंकड़ा अभी हमारे पास आया, भारत में भी 20-25 हज़ार से ऊपर नौकरियां गई हैं इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जितने रोजगार अब गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आमद के बाद, दस्तखत होने के बाद, उनके वापस लौटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी जगह AI लौटेगा, उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लौटेगी। कंपनियां बेहद चुन कर, मैं कल समझने की कोशिश कर रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट से किस स्तर के लोगों को हटाया जा रहा है, गूगल कौन से स्तर के लोगों को कम कर रही है, डेल या जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं वो किस लेवल के लोगों को हटा रही। तो उससे जब करीब से देखें तो ये दिखाई देगा कि जहाँ पर रिप्लेस करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आ जाएंगे, जहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ जाएगी, जहाँ पर एक्सप्लेनेटिव AI आ जाएगी, वहाँ फिर लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। और कंपनियों ने कोविड का, मंदी का, ब्याज दरों में बढ़ोतरी का, इसका सबका सहारा लगाकर उन्हीं कंपनियों ने जो तकनीक पर सबसे आगे, उन्होंने अपने यहाँ रोजगारों की पूरी नई भारत नए सिरे से लिखनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि IT कंपनियों को कोई भयानक घाटे हो गए हैं, वो डूबने लगी हों। आज भी भारत दुनिया की IT कंपनियां रिकॉर्ड प्रॉफिट्स पर हैं, आज भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनियां हैं, पर उन्होंने बहुत चतुराई के साथ, बहुत सफाई के साथ उन नौकरियों को बाहर कम करना शुरू कर दिया है जहाँ पर कास्परोव को हराने वाले डीप ब्लू या डीप जूनियर के जो अगली पीढ़ी है, जो उसके संस्करण हैं, वो आकर बैठ जाएंगे। विक्टर ह्यूगो कहते थे ना कि नो फोर्स ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो सूचना तकनीक कंपनियों के लिए भी उस आइडिया का समय आ गया है, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। भारत के शिक्षा व्यवस्था को इस बदलाव के संदर्भ में, भारत की कंपनियों के इस बदलाव के संदर्भ में नए सिरे से बहुत कुछ लिखना होगा। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया, जिसको हम अपने संदर्भ में, अपने तरह से अपने आसपास कैसे महसूस करेंगे आने वाले 5-6 महीनों में, ये हमें दिखाई देगा। बिल्कुल, व्यापार बदल जाएंगे, रोजगार बदल जाएंगे, और स्टार्टअप और IT कंपनियों से जो छटनी हुई है, यहाँ दोबारा कर्मचारी न लौट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लौटेगी। ये 3 बड़े सूत्र आप इस आज के इकोनॉमिकम से पकड़कर ले जा सकते हैं। केवल इंस्टाग्राम पर ही AI नहीं है, AI बहुत जल्दी आपके दफ्तरों में, आपकी फैक्ट्रियों में भी दिखने वाला है, और पहले से ज़्यादा स्मार्ट, क्योंकि वो अब केवल ऐसा काम नहीं करेगा जो रिपीटेटिव है नेचर में, बल्कि वो ऐसा काम करेगा जो आने वाले दिनों में आपको भविष्यवाणियाँ भी कर सकेगा, उद्योगों को ज़्यादा सुरक्षित निश्चितता देने के लिए, क्योंकि उद्योगों को, जैसा अंशुमान जी ने कहा, अनिश्चितता से सबसे ज़्यादा डर लगता है, भय लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी आपके सवाल जवाबों की। सर, पहला सवाल आया है मनीष पांडे जी का। वो ये कह रहे हैं म्यूचुअल फंड का पैसा भी शेयर बाजार में लगता है, तो क्या यहाँ भी निवेश से दूरी बना लें फिलहाल?
म्यूचुअल फंड में भी गिरावट आती है और हमने शेयर बाजारों में तेज गिरावट के दौरान देखा है पिछले साल म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के मामले में एक अच्छी बात है शेयर बाजार की तुलना में, अगर आप बाजार में सीधे निवेश कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। म्यूचुअल फंड में चूँकि निवेश लंबे समय तक के लिए किया जाता है और ख़ासतौर से SIP के जरिए होने वाला निवेश लंबे समय के लिए होता है, तो आप बाजार से दूर ना रहें, निवेश करें, क्योंकि लंबे समय में दुनिया में सबसे अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट्स ने ही दिया है। छोटी अवधि में 6 महीने में, साल भर में इनमें तेज गिरावट होती है, पर इतना ज़रूर करें आप कि अपने म्यूचुअल फंड की पड़ताल ज़रूर करें। ये जानने की कोशिश करें कि क्या आपका म्यूचुअल फंड घाटे वाले म्यूचुअल फंड वाली अब पंगत में बैठा हुआ है या मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड में बैठा हुआ है। क्या उसका पोर्टफोलियो उन्हीं स्टॉक्स को पकड़े हुए जिन स्टॉक्स की बाजार में पिटाई हो रही है। आपका फंड मैनेजर कितना स्मार्ट है, कितना तेज है, कितनी तेज़ी से वो अपने फैसले बदलता है। जब आप कंपेयर करेंगे, जब आप जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड ही खराब हो, बाकी उसी श्रेणी के कुछ म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। सलाह हमारी ये रहेगी कि आप Money9 पर बने रहें और वहाँ हम इस तरीके के असंख्य शो 80-90 पूरे 100 में करते हैं। म्यूचुअल फंड सेंट्रल नाम का एक शो आता है हर महीने, उसे आप नियमित तौर पर देखिए। हर महीने वो आपका म्यूचुअल फंड रेडी रखना रहे, आप समझ जाएंगे और आप जान पाएंगे कि आपने क्या, आपके पास क्या सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है बाजार का। इस घाटे में, इस नुकसान में भी क्या आपका म्यूचुअल फंड बाजार के रिटर्न को बीट कर पा रहा है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो आपका चुनाव सही नहीं है। आपका म्यूचुअल फंड तो सही है, पर आपका म्यूचुअल फंड का चुनाव सही नहीं है। आपको स्कीम बदलने की ज़रूरत है। तो म्यूचुअल फंड में निवेश सुरक्षित है लंबे समय के लिए। तात्कालिक तौर पर तो नुकसान स्टॉक्स में भी होता है और म्यूचुअल फंड में, पर म्यूचुअल फंड नुकसान को सीमित रख पाते हैं, कम रख पाते हैं। स्टॉक्स में होने वाला नुकसान सीधा, तीखा और आपको तुरंत महसूस होता है। सर, अगला सवाल कैलाश का है। वो कह रहे हैं कि भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार हैं, कोयला है, फिर निजी कंपनियां खनन में रुचि क्यों नहीं दिखाती, नया निवेश क्यों नहीं होता? 2-3 बड़ी वजह है। भारत में कोयले के खदानों के उदारीकरण को लेकर, निजीकरण को लेकर लगातार कोशिशें की गई। 2 साल पहले कोशिश की गई। पहली चीज़ तो है कि भारत में अभी कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया का एकाधिकार है। कमर्शियल लेवल पर कोयले के एक्सप्लॉयटेशन, उसे बेचने के लिए बहुत सख्त शर्तों के साथ निजी कंपनियों को बाजार में कोयला बेचने की छूट दी जाती है। पिछले 3-4 साल में लगातार इस बात की बहसें हुई कि कोल इंडिया का एक अधिकार ख़त्म किया जाए, पर वैसा हो नहीं पाया, एक चीज़। दूसरी बात ये कि 2 साल पहले तक दुनिया में कोयले की विदाई तय मानी जा रही थी। ये माना जा रहा था कि कोयला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि निवेश अब नई एनर्जी में, न्यू एनर्जी में, या जो रिन्यूएबल एनर्जी उसमें किया जा रहा था, तो कंपनियों ने उसमें निवेश नहीं किया। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि भारत में कोयले की उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, और कोयले को खदान से इस बड़े देश में पहुंचाने की जो लागत है, उसकी तुलना में कंपनियां आयात करने में कोयला ज़्यादा रुचि लेती हैं। और इसलिए भारत में वेस्ट कोस्ट पे के जो बिजली घर हैं, वो भारत के सेंट्रल इंडिया से कोयला ले जाने से ज़्यादा सस्ता उन्हें कोयला आयात से मिल जाता है। तो भारत को अगर कंपनियों को निवेश बुलाना है कोयले में, तो टैक्स कम करने होंगे, कोयले की ढुलाई की लागत को कम करना होगा, और दूसरी चीज़ है कि कोल इंडिया का जो एकाधिकार है उसको सीमित करना होगा। ये सर 2 सवाल। आगे बात इनकम की। इनकम के खाने में क्या खास? इनकम के खाने में हम शेयर बाजार पर लगातार बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड पर हमने आपसे बात की। अडानी समूह की रोशनी में शेयर बाजार में क्या चल रहा है आप देख रहे हैं। इस दौरान सोने पर नज़र रखिए, क्योंकि अगर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और बाकी इंस्ट्रूमेंट अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे, तो सोने में जानना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। इस महीने का गोल्ड सेंट्रल जरूर देखिए। इस महीने का गोल्ड सेंट्रल Money9 के ऐप पर उपलब्ध है, जहां सोने के बाजार में क्या हो रहा है, क्या आपको सोना खरीदना चाहिए, किस तरह से खरीदना चाहिए, बाजार का रुख क्या है, अगले 1 महीने में सोने में निवेश करने पर फ़ायदा होगा या नुकसान, इसे जानने के लिए इस बार गोल्ड सेंट्रल जरूर देखिए, जो Money9 के ऐप पर उपलब्ध है। चलिए सर, किस्सों के सिक्के में इस बार क्या किस्सा लिखा? किस्सों के सिक्के में इस बार हम आपको एंड्रॉयड की कहानी से मिलवाएंगे। कुछ लोगों को पता होगी, कुछ को शायद नहीं पता होगी। एंड्रॉयड गूगल की सबसे बड़ी मोनोपोली है इस समय, और वो मोनोपोली पूरी दुनिया में चुनौती में है। भारत में कंपटीशन कमीशन ने गूगल के खिलाफ 900-950 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यूरोप में जुर्माना लगा है। गूगल को एंड्रॉयड मिला कैसे? इस एंड्रॉयड का जनक कौन था, और वो व्यक्ति अब जब गूगल दोबारा मुश्किल में है तो कैसे पर्दे से पीछे निकल कर आया है? एंड्रॉयड की दिलचस्प कहानी, कैसे ये बना और कैसे गूगल को इस पर एकाधिकार मिला, इस बार हम एंड्रॉयड की उस कहानी से मिलते हैं। क्या एंड्रॉयड का हश्र भी माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा होगा? एक दौर में माइक्रोसॉफ्ट को इंटरनेट एक्सप्लोरर में मोनोपोली मिली थी, और फिर अमेरिका के नियामकों ने इस मोनोपोली को तोड़ा, और
ये मस्ट कर दिया या ये अनिवार्य कर दिया कि माइक्रोसॉफ्ट अपने ब्राउज़र को, अपने इंटरनेट ब्राउज़र को कंपलसरी नहीं करेगी अपने सॉफ्टवेयर में। गूगल में क्रोम का सफ़र वहीं से शुरू हुआ और उसके बाद वैकल्पिक सर्च इंजन सामने आए, पर अभी तक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वैकल्पिक तौर पर नहीं आए। कैसे गूगल ने एक बेहद दिलचस्प रणनीति के तहत एप्पल को पीछे छोड़ दिया और दुनिया भर के मोबाइल में जाकर बैठ गया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए, इसकी पूरी कहानी इस बार के किस्सों के सिक्के में। चलिए सर, चलते चलते एक वेब सीरीज़ आप और बताने वाले थे। किताबें और वेब सीरीज़ लगातार चल रही, पर एक वेब सीरीज़ अगर आप अफ्रीका के इतिहास में इंटरेस्टेड हैं तो एक क्वींस ऑफ अफ्रीका करके नई सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर आई है, जिसमें अफ्रीका की एक रानी की कहानी है क्वीन निंजिंगा की। इस कहानी को करीब से देखिए और अफ्रीका के इतिहास का एक बड़ा दौर जब और बेहद तकलीफ देह दौर जब अफ्रीका पर पुर्तगालियों का कब्ज़ा था, उस दौरान एक आदिवासी महिला ने किस तरह से लड़ाई लड़ी और पुर्तगालियों को अपने देश को, अपने इलाके को आज़ाद कराया, इसकी कहानी है अफ्रीका पर, क्वींस ऑफ अफ्रीका में। अगर अफ्रीका के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो बेहद अच्छी सीरीज़, और लंबे समय बाद अफ्रीका से हमें अच्छी ऐतिहासिक कहानियाँ मिलना शुरू हुई हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसे देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं अफ्रीका के इतिहास में। चलिए, तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। अगले हफ्ते फिर नया विषय लेकर आऊँगा आपके पास अंशुमान जी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।